हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 डिलीवर कर दिया गया था आप तक, तो अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे ना तो इस वीडियो के जस्ट ऊपर का जो वीडियो है ना, दैट इज MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1, और जहां पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए थे। बाकायदा मैंने खुद ही पूरे सॉल्व करवाए थे, कोई भी होमवर्क क्वेश्चन आपके ऊपर नहीं डाला गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव नथिंग टू रिवाइज, ठीक है। वो पूरा एंटायर लेक्चर इज अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क टू यू, वो आपको रिवाइज करना था। अगर नहीं करा तो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार जाकर के वो वाला वीडियो वापस से देख लो। अगर वीडियो बाकायदा देख चुके हो तो फिर एक काम करो, अब एक बार उन क्वेश्चंस को ना एक बार सेल्फ ट्राई करो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हमने जब सोल्यूशन देखा तो हमें वो चीज समझ में आ जाती है, हमको लगता है कि हमसे भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ ऐसी बारी चीजें होती हैं जहां पे आप गलतियां कर बैठते हैं, तो वो गलती आपको समझ में तब आएगी जब वो उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि खासकर MCQ वाले वीडियो हो गए, MIQ वाले वीडियो हो गए, न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो हो गए, उसमें एक बार तो लेक्चर के साथ साथ देखते हुए कवर अप करो, लेक्चर को साथ साथ देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो, और एक बार लेक्चर बंद करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। तब जाकर के आप प्रॉपर्ली कह सकते हो कि हाँ भाई MIQ वाला वीडियो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है या MCQ वाला वीडियो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाओगे ना तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम देगी। बिकॉज मेरी बात आप समझिए, मेरी बात को आप मानिए, अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन जब मैं कर रहा हूं आपको पूरा समझ में आ रहा है, दैट्स वेल इनफ, दैट्स गुड इनफ। लेकिन उसके बाद भी अगर आप खुद से ट्राई करने के लिए बैठेंगे ना तो यार छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। और अपने ये पूरा अपन जानते हैं, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर एक चीज में 100% तो अपना पूरा एक्यूरेसी होती नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे जो है ना वो मैटर होता रहता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार सवाल को, सारे सवालों को रीअटेम्प्ट करना बनता है, 2 बार वीडियो देखना है, 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलें, पार्ट 1 वॉज ऑल डन टू यू, ठीक है। अब आ गए हैं MIQ का पार्ट 2 लेकर के। यहाँ पे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। तो अब आते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे, लेकिन MIQ के 11वें क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या है पहला सवाल? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो पहली बात तो जरा इस शब्द पे जाएं कि व्हाट इज बेसिकली मेंट बाय इक्वी कॉनकेव, ठीक है। ये जो यहाँ पे इतना प्यारा शब्द यूज किया हुआ है ना, इक्वी कॉनकेव, इस इक्वी कॉनकेव का मतलब क्या होता है? देखिए, लेंस जो है ना वो नॉन सिमेट्रिक लेंसेज भी बन सकते हैं। देखो भाई, कहने को ये तुम्हारे पास कॉनकेव है, अब तुम जानते हो कि डायग्राम मेरा कितना अच्छा होता है, और उसके बाद भी अगर मैं ऐसा लेंस बना रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और भाई इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग मैग्नीट्यूड का है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग मैग्नीट्यूड का है। तो R1 का मॉड्यूलस, मतलब मैग्नीट्यूड, साइन कन्वेंशन से मैं भी कंसर्न नहीं हूं, और R2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एसिमेट्रिक लेंसेस, ठीक है, एसिमेट्रिक लेंस। अगर एसिमेट्रिक लेंस होगा ना तो फिर R1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R2 के मैग्नीट्यूड के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर एसिमेट्रिक लेंसेज हैं तो R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो R2 के मैग्नीट्यूड के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा अपने पास में क्या होता है? दूसरा अपने पास में होता है इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इक्वी कॉनकेव कहते हैं या कभी कभी इसको प्यार से ना बाइकॉनकेव लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इक्वी कॉनकेव लेंस कह दो या फिर कभी कभी इसको अपन प्यार से बाइकॉनकेव लेंस भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जो मैं बताने वाला हूं आपको उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अच्छा डायग्राम इतना भी प्यारा नहीं बनाता हूं यार मैं, ठीक है।
तो क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे तुम समझ जाया करो, समझे मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बिना किसी टूल के मैं बना रहा हूँ ना यार, ठीक है, फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये मैंने ट्राई करा एकदम सिमेट्रिक बनाने का, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ सिमेट्रिक लेंस, ठीक है, दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक लेंस, दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक लेंस, ठीक है। तो सिमेट्रिक लेंस की खूबसूरती क्या होती है ना कि R1 का जो मैग्नीट्यूड है और जो R2 का मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। तो R1 का मैग्नीट्यूड, R2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर ही होते हैं। तो जब दोनों बराबर ही हैं तो क्यों ना हम उसको R बोल दें। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अगर 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 दोनों बराबर ही हैं तो क्यों ना हम उसको R बोल देते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल चलेगा। तो अगर सिमेट्रिक लेंस है तो ऐसा होता है, और अगर एसिमेट्रिक लेंसेज है तो दोनों बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इस बात को आप लोग समझ गए हैं क्या? यस सर, इस बात को अपन बाकायदा समझ चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ना आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाएं। यस सर, यहां तक का तो फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस, ठीक है। मतलब व्हाट यू हैव टू फाइंड इज बेसिकली रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो अपन तो पूरे साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करने वाले हैं फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो है सर 1.5। लिख दूं मैं इसको, इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5, ठीक है सर, बढ़िया। और उसके बाद क्या हो रहा है कि व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, तो भाई ऐसे ही सवालों के लिए मैंने लेंस मेकर्स फॉर्मूला का ना एक बहुत ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन तुमको बताया था। देखो क्या होता है, सब जानते हैं अब तक तो कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता है सर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, एवरीबडी नोज दिस। अच्छा, काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समझ में आता है कि भाई कई दफा ऐसा करते हैं कि लेंस को किसी लिक्विड में डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर लिक्विड का जो इंडेक्स होता है उसको भी यूज करना पड़ता है। तो अब कई लोग जानते हैं कि हाँ सर, म्यू जो होता है ना वो बेसिकली μ2/μ1 होता है, ठीक है। अब अगर आपने मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करा है तो फिर आप ये जानते हैं कि μ2 मैं पर्सनली हमेशा यूज करता हूं फॉर द इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। और μ1 मैं यूज करता हूं टू रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अब मैं ना तुमको क्या बताना चाह रहा हूं कि खासकर इस तरह के सवालों के लिए जहां पे आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मसलन लेंस को, ठीक है, या मेरा या लेंस को मान लो, अगर आप किसी दूसरे मीडियम के अंदर प्लेस करते हैं, मतलब सराउंडिंग इज दिस टाइम नॉट एयर, ठीक है। लेंस अगर किसी लिक्विड के अंदर रखा हुआ है तो उसका सराउंडिंग वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए और उसको फॉर्मूले में कहां पुट करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, फॉर्मूला तरीके से लिख तो दूंगा लेकिन उसके पहले मैं डेटा कोड कर दूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, ठीक है। देखो, म्यूएल का मतलब होता है नॉट द इंडेक्स ऑफ लिक्विड, म्यूएल का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है। और म्यू एस का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग इज 1.4। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है। ये जो म्यू एल लिखा है ना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, और दूसरी जगह पे यहां पर जो म्यू एस लिख के रखा है ना, दिस इज पर्टिकुलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। म्यू एस का मतलब क्या है सर? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। तो अपने पास में बेसिकली अभी तो ये तीन डेटा थे जो कि अपन ने यहाँ से पिकआउट कर लिया, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ऐसे सिनेरियो में, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है ऐसे सिनेरियो में जहां पे जो पावर है ना वो होगी 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर के बराबर, ठीक है। टू हैव अ पावर ऑफ कितना? -5 डायोप्टर्स, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर जो है ना, पावर को अपन लिख देते हैं कितना सर? -5 डायोप्टर। अब मैं तुमको एक बात बता दूं अभी से, कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो पावर ऑफ लेंस का भी माइनस में आना लाजमी है। बिकॉज आप समझें, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं, पावर ऑफ लेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना वो होता है पावर ऑफ लेंस इज 1 फोकल लेंथ। बोलो हाँ कि ना? तो अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो पावर ऑफ लेंस का माइनस में आना लाजमी सी बात हो जाती है, ठीक है। अब फोकल लेंथ माइनस में क्यों है? बिकॉज कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, उसका फोकस पीछे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है, वर्चुअल फोकस बन जाता है कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो उसका फोकल लेंथ माइनस में है तो पावर एब्सोल्युटली माइनस में आएगा। लेकिन मजेदार चीज क्या तुमको पता है? देखो, ऑप्टिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमारे सामने जो आंसर आते हैं या जो हमें डेटा गिवन होता है वो उसका
यूनिट जनरली सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस मच सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारी ना जो मीटर्स में एक्सप्रेस करने की जो हैबिट थी ना, वो ऑप्टिक्स में आकर के छूट जाती है। ऑप्टिक्स में हमको यूजुअली सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि इस ऑप्टिक्स वाले सवालों के लिए जो कन्वीनियंट यूनिट होती है ना, वो सेंटीमीटर्स में होती है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अगर पावर आपको गिवन है डायोप्टर्स में, तो लाजमी सी बात है कि अगर डायोप्टर में गिवन है तो फिर अब सारे डिस्टेंसेस आपको मीटर्स में लेके चलने पड़ेंगे। किस में लेके चलने पड़ेंगे सर? मीटर्स में लेकर के चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं जब पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा ना, वो फिर आएगा मीटर्स में। हालांकि तुम्हें कोड करना हो तो फिर सेंटीमीटर्स में कोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। अब और कुछ गिवन है क्या? नहीं सर, ये वाला पूरा फंडा गिवन है। तो अब एक काम करते हैं, अब अपन सीधे तौर पे अप्लाई करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या है, अब वो जमाना गया कि आप सीधे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के अंदर 1/f = म्यू -1 फिर 1/r1 - 1/r2 बोलो। सिर्फ म्यू लिखना छोड़ दो, अभी से बता रहा हूं, सिर्फ म्यू लिखना छोड़ दो। समझो, इस बात को दिमाग में रखो। अगर म्यू लिखना तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, लेकिन म्यू को म्यू एल अपॉन म्यू एस लिखते हैं, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। म्यू को म्यू एल अपॉन म्यू एस लिखा जाता है, इस बात को दिमाग में रखना, तभी काम आसान होगा, अदरवाइज टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपन सर? इस दफा अपन अप्लाई कर रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विथ द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हमें ये वाली बात समझ में आती है कि सर लेंस मेकर्स फॉर्मूला में तो ये कहा गया था कि 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू, अब जो म्यू आएगा ना वो दरअसल क्या होगा, इंडेक्स ऑफ दी, अब जो म्यू आएगा ना वो दरअसल क्या होगा सर, वो दरअसल होगा इंडेक्स ऑफ दी लेंस अपॉन इंडेक्स ऑफ दी सराउंडिंग, ठीक है। इंडेक्स ऑफ दी लेंस अपॉन इंडेक्स ऑफ दी सराउंडिंग -1 कर दीजिएगा, तो म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 कर दीजिएगा। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास में सर, 1/r1 माइनस क्या आ जाएगा सर, 1/r2। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो ये वाला अपन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। उससे भी उम्दा चीज जरा सुनना, ये जो 1/f तुम लिखे जा रहे हो ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो मतलब दरअसल लेंस मेकर्स फॉर्मूला में सीधे तौर पे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला देके रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। एक और चीज जरा गौर करना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है ना, ये वाला गाना अपन सिर्फ मिरर्स के लिए गा सकते हैं, क्योंकि लेंसेज में f इज नॉट इक्वल टू r/2। तो सर लेंसेज में f और r के बीच में क्या रिलेशन होगा? अरे तुम्हारे सामने गिवन है साक्षात, ठीक है। ये रिलेशन होगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एज फार एज लेंसेज आर कंसर्न, ठीक है। चलें सर, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को बस पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पावर इज बेसिकली -5 के बराबर गिवन ही है, तो 1/f को चलना मैं -5 लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, म्यू एल अपॉन म्यू एस। तो व्हाट इज द इंडेक्स फॉर लेंस? सर इट इज 1.5, ठीक है। म्यू एल अपॉन म्यू एस की वैल्यू है 1.4, -1 कर देंगे, ठीक है। तो म्यू एल बाई म्यू एस -1 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा सर, 1/r1 माइनस क्या होगा, 1/r2, ठीक है। तो एज फार एज कॉन्केव लेंस इज कंसर्न, तो आप समझते हैं कि इसका जो r1 जाएगा, देखो पहली बात, किस सरफेस को मैं 1 कहूंगा, किस सरफेस को मैं 2 कहूंगा, ये आप इस तरह समझा करो। लाइट रेज हमेशा ट्रैवल करती हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अपन जिंदगी में आगे बढ़े लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो जो हमसे पहले मिली वो पहली वाली बन जाती है, और जो बाद में मिलती है वो दूसरी वाली बन जाती है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं? लेंसेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तुम भी लेंसेज की बात समझ रहे हो ना। जब अपन जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, मतलब जब प्रिंसिपल एक्सिस में आगे बढ़ेंगे, तो जो पहले मिलती है हमें वो पहली वाली हो जाती है सरफेस, और जो बाद में मिलती है वो हमारी दूसरी वाली बन जाती है सरफेस, ठीक है। सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस की, भटको मत। तो 1/r1 माइनस 1/r2। अब r1 क्या होगा? पीछे की तरफ होगा, ठीक है। देखो तुम भी जानते हो 1/r1 होगा पीछे की तरफ, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1/r1 माइनस करूंगा 1/r2, r2 जाएगा आगे की तरफ, तो ये सिर्फ प्लस का r हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा चमक गया? सर बाकायदा चमक गया, ठीक है। तो -5 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.4 करूंगा तो 0.1, और नीचे हो जाएगा 1/1.4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/r, माइनस का 1/r इज माइनस का 2/r, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का फंडा बाकायदा शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। अब एक काम करेंगे अपन, माइनस से माइनस को कट कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कट गया माइनस से माइनस, तो 1 अच्छा एक काम करो ना, सुनो तो मेरी बात, अरे सुनो 1 × 2 करेंगे 2,
पॉइंट को आगे लेके चले गए तो 14r हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर जैसे अपन r को सॉल्व आउट करेंगे ना, तो r अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 14 इंटू 5, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा सर, 2 अपॉन 14 इंटू 5 करेंगे 70, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/35 आएगा एंड दैट इज इन मीटर्स। मैंने आपको पहले से ही बोल करके रखा हुआ था भाई कि अगर आपने पावर को डायोप्टर्स में लेके चल रहे हो, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि पावर की आ गई है SI यूनिट तो सारी चीजें फिर मीटर्स में होंगी। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो मीटर्स में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या होता है ना, ये अपने पास ऐसा आ रहा है 28 2.8, ठीक है, 10 टू द पावर -2 मीटर। सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो देखो आपका ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स में 2.8 और 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या होता है, सेंटी। तो 2.8 सेंटीमीटर्स, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया आपके दिमाग में। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, तो ये रहेगा अपने पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा बाकायदा पूरा क्लियर हो गया। यस सर, यहां तक का तो फंडा बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। निपटा दें इसको, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जो चीजें लिख करके रखी हुई हैं ये आपके लिए प्री रिक्विजिट है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको ये सारी चीजें तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा भी क्लियर हो चुका है। निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम फॉर अ गिवन वेवलेंथ डिपेंड्स, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन वेवलेंथ डिपेंड्स, ठीक है। किसी भी गिवन वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है पहला तो आता है नेचर ऑफ मीडियम। भाई बिल्कुल सटीक बात है यार, अलग अलग मटेरियल मीडियम होगा तो उसके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बोलो हाँ कि ना। अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे देखिए, पहली बात तो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आपके दिमाग में पूरा क्लियर होता है। यस सर, पूरा क्लियर होता है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम इज 1.00 चलता रहेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर। अब जरा आप गौर करते हुए चलेगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more denser the medium becomes, ठीक है। more the value of refractive index, more denser the medium becomes। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होता है। तो आप एक बात समझते हुए चलें, वैक्यूम से ज्यादा डेंसर एयर है, ठीक है। तो वैक्यूम से ज्यादा इंडेक्स एयर का होगा। एयर से ज्यादा डेंसर वाटर है तो वाटर का इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा, ठीक है। और एयर से भी ज्यादा डेंसर जो है ना वो ग्लास है, तो ग्लास का इंडेक्स वाटर से भी ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें जो होती है ना कि कौन रेयर है कौन डेंसर है, दीज आर ऑल कंपेरेटिव टर्म्स, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कई दफा। अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर इज अ डेंसर मीडियम इफ इट इज कंपेयर्ड विथ एयर, ठीक है। और वहीं पे वाटर बिकम्स अ रेयरर मीडियम अगर हम वाटर को ग्लास से कंपेयर कर देंगे, तो ठीक है। आ रही मेरी बात समझ? यस सर, बाकायदा समझ में आ रही है। तो वैक्यूम का इंडेक्स 1.000, एयर का इंडेक्स 1.0003, ठीक है। अब ये चीज अपन को याद कैसे हो गई भाई, देखो 3 बार 0 उसके बाद 3 आता है इसलिए याद रहेगा, ठीक है। और वाटर का इंडेक्स क्या होता है, अभी तो क्वेश्चंस करवाते हैं ना बहुत बार, तो इवेंचुअली हो जाता है याद। कई लोग सोचते हैं कि सर आपको इतनी वैल्यूज कैसे याद रहती हैं, कई दफा लोग पूछते भी हैं। तो उसमें कुछ नहीं है भाई, जब हम 11th-12th में थे तो हमें भी इतनी आराम से याद नहीं आती थी। कोई हमसे पूछे तो हम भी हक्के बक्के आया करते थे कि अच्छा वाटर 1.3 नहीं 3.3 नहीं 3.5 नहीं 1.5, अरे हम भी करते थे, ठीक है। बट इवेंचुअली क्या होता है कि अब इस चीज को ना अपन इतने बार पढ़ा चुके हैं, इतने बार पढ़ चुके हैं ना कि इवेंचुअली अब काम तो बस एक ही है ना, पढ़ना पढ़ाना, तो वो चीज तो याद हो ही जाएगी ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई 11th-12th तक तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। बिकॉज तुमसे एक्सपेक्टेशंस क्या हो, तुम्हारी खुद से भी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपको अकेडमिकली जो ना वो एक्सेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए समय देना पड़ता है, समय दोगे सब चीजें याद होती है। ऐसा कुछ नहीं है
जिसपे तुमने टाइम लगाया हो और तुम्हारा काम ना बना हो। कुछ चीज़ें होती है बहुत जहनी तौर पे जहाँ पे हम क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं बट कभी कभी बात नहीं बनती है, तो वो चीज़ें क्या है कि अब वो दिमाग के पार है, वो दिल की बात है, तो उसके बारे में यहाँ पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये दिल की नहीं है, दिमाग की बात है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा ना उतना ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पे जिक्र करा गया है, तो क्या बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन वेवलेंथ किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, दैट इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ग्लास का इंडेक्स देख लो, ग्लास का इंडेक्स है 1.5 लिख चुका था, और वाटर का जो इंडेक्स है वो 1.33 है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे ना वाटर का इंडेक्स 4/3 ले लिया करो। तो वो मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि डेसिमल से ज्यादा बेटर क्या है, फ्रैक्शंस में खेल लो, लेकिन जो तुम्हें सूट करे तुम वैसे करना। उसके बाद क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो स्पीड ऑफ लाइट, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी तो कम फ्रिक्शन मिलेगा, तो आराम से ट्रैवल करेगी लाइट, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बेसिकली डिक्रीजेस। रेयर मीडियम बन जाएगा तो इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया क्या? यस सर, ये वाला सवाल का पूरा फंडा तरीके से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। निपटा दें इसको, बिल्कुल सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर कितना अपने पास में, एक है 6 डायोप्टर और एक है -2 डायोप्टर। सर ये थिन लेंसेज का जो शब्द है ना वो क्यों यूज करके रखा हुआ है, बिकॉज मैं तुमको बताऊं, देखो थिन लेंसेज यहाँ पे यूज करा हुआ है। एक होता है ना थिक लेंस, ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ, थिक कॉन्वेक्स लेंस। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप थिक कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हो ना तो थिक कॉन्वेक्स लेंस लुक्स लाइक दिस, बीच में ग्लास बहुत भर दिए, तो थिक कॉन्वेक्स लेंस लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी थिक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना तो इसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है दो तरह से, ठीक है। एक बार जब आप फर्स्ट सरफेस पे एंटर करोगे तो फर्स्ट सरफेस में क्या हो रहा है कि लाइट रेज ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है, लाइट रेज ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू क्या है सर, μ2 - μ1/r, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे वाले सरफेस की बात करोगे, ये वाला सरफेस, ठीक है, तो भाई लाइट रेस क्या हो रही है सर, फिर डेंसर से जा रही है रेयर में, ठीक है। तो लाइट रेस कहाँ जा रही है सर, अब लाइट रेस ट्रैवल करेंगे फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो जब लाइट रेस ट्रैवल करती है ना फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो कहानी अलग बन जाती है। जब लाइट रेस ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो कहानी अलग बन जाती है। तो -μ2/u प्लस का μ1/v इज इक्वल्स टू μ1 - μ2/r। ऐसा कुछ कहानी जो है ना अपने सामने खिंच करके आता है, बोलो हाँ कि ना। तो ये अपने पास थिक कॉन्वेक्स लेंस है, सेम गोज फॉर थिक कॉनकेव लेंस ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये आपको आने वाले सवालों में यूज करना है। तो जब वो वाले सवाल करवाऊंगा तो फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, बिकॉज मैं बता चुका हूँ ना, आई बात समझ। तो यहाँ पे थिन लेंसेज हैं, पतले लेंसेज हैं, तो यहाँ पे इतना एक काम करो ना, तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो एक बार, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला क्या है बाकायदा लिखा होना चाहिए ताकि अपने हिसाब से तुम भी खेलना सीख सको, ठीक है। चलें ओके, तो टू थिन लेंसेज ऑफ पावर कितना अपने पास में, एक का है 6 डायोप्टर और एक का है -2 डायोप्टर। सिंपल सा फंडा है भाई। तो पावर जो पहले वाले का है ना वो है +6 डायोप्टर। मैं तुमको बता दूं, अगर +6 लिखा हुआ है ना इसका मतलब फोकल लेंथ प्लस में रहा होगा, और फोकल लेंथ प्लस में रहा होगा इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा ये, ठीक है। तो पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस है, और दूसरे वाले में गिवन है कि दूसरे वाले का जो पावर है ना सर वो है -2 डायोप्टर, ठीक है। -2 डायोप्टर है, इसका मतलब फोकल लेंथ माइनस में रहा होगा, तो फोकल लेंथ माइनस में वर्चुअल फोकस तो कॉनकेव लेंस का होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी ये आपसे पूछा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर बेस सवाल है ये, यहाँ पे आपने लेंसेज को कंबाइन कर दिया है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर बेस सवाल है। तो मैं आपको एक बात जरा यहाँ पे कंफर्म कर दूं, बेसिक फॉर्मूला क्या बनता है ना, P इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, P1 + P2, मतलब पहले वाले का पावर प्लस दूसरे वाले का पावर, ठीक है। तो ये जो P होता है ना इसको अपन कहते हैं पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन कहते हैं पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जरा गौर करना बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से। देखो भाई क्या हो रहा है ना कि अपने पास नेट पावर क्या है अपने को पता है क्या, नहीं सर फिलहाल तो नहीं पता, ठीक है।
पहले वाले की पावर चलो पता है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो तब वैलिड है जब लेंसेज बहुत पास पास रखे हैं। तो सिंस इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना कि लेंसेज के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, तो अपन जब ऐसे केस में गिवन नहीं होता ना कि लेंसेज के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, तो फिर अपन उस केस में मानते हैं कि दे आर नेग्लिजिबल, दे हैव नेग्लिजिबल सेपरेशन। ठीक है, तो अज्यूमिंग दैट ये अज्यूम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर तुम्हें सेपरेशन डिस्टेंस पता नहीं है, गिवन नहीं है, पूछा नहीं है, काम का नहीं है। ठीक है, तो अज्यूमिंग दैट द सेपरेशन डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, assuming that the separation distance between lenses are negligible, लेंसेज के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो ऐसे केस में आप सिंपली पावर को ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरा बताऊं, अगर दो लेंसेज के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कंसिडरेबल होता है, ये तेरे पास मान लिया दो लेंसेज हैं, ठीक है, और अगर इनके बीच में ये तेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसमें क्या मान लेते हैं अपन कि इसका पावर अपन ने मान लिया है P1, इसका पावर अपन ने मान लिया P2, तो कंबाइंड पावर जो होगा ना, कंबाइंड पावर को फिर अपन P बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो कंबाइंड पावर होगा इसको अपन P बोलेंगे, और उस वाले केस में P इज इक्वल टू सिर्फ P1 प्लस P2 नहीं रहता। इस वाले केस में P इज इक्वल टू सिर्फ P1 प्लस P2 नहीं रहता, ये रहता है P1 प्लस P2 माइनस, अच्छा इसका सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा सर, ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर का सेपरेशन डिस्टेंस दी है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस ऑफ D अपॉन F1 F2। ठीक है, तो ये तब है जब सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो कंसिडरेबल होता है। तो मैं चाहूंगा एक बार कोपचे में कहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तो उस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ। ठीक है, चलिए सर, तो अब यहाँ पे इवेंचुअली क्या होने वाला है अपने पास में, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, फिलहाल के लिए चलो नेट पावर नहीं पता, लेकिन P1 का पावर कितना है सर 6 डायोप्टर, और P2 में कितना है सर -2 डायोप्टर, तो पावर ऑफ लेंस बिकम्स 4 डायोप्टर। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ, आपसे ये पूछा है व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो याद रखना दिस F इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस F इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अब यहां पर सिंस पावर जो है वो डायोप्टर्स में थी, तो फोकल लेंथ जो है ना वो उम्दा तरह से फिर मीटर्स में आने वाला है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कर देंगे, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, तो पी की वैल्यू अपने पास 4 थी, तो 1 अपॉन 4 करेंगे तो 0.25 मीटर्स आ जाएगा, और 0.25 मीटर्स का मतलब क्या होता है, 0.25 मीटर्स का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर्स में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ प्लस का 25 है, तो फोकल लेंथ प्लस होता है कॉन्वेक्स का, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है एज अ कॉन्वेक्स लेंस। एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि पावर भी तो प्लस का 4 डायोप्टर आ रही है ना, तो पावर भी अगर प्लस का है मतलब कन्वर्जिंग लेंस की तरह पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बिहेव्स, इसको मैं लिख देता हूं कि कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक a convex lens। ठीक है, the entire combination behaves like a convex lens। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत बढ़िया सर, एक तरफा शानदार जबरदस्त। ठीक है, अब आते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन पे लेकर के। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। व्हेन द प्रिज्म इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस। ठीक है, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, एक बनाते हैं अपन प्रिज्म। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, मतलब हर तरफ से कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना व्हेन ओके ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो मतलब एक फेस पे एकदम नॉर्मली आकर के लाइट रे जो है वो टकरा गई है। ठीक है, एक फेस पे एकदम नॉर्मली आकर के लाइट रे जो है ना सर वो टकरा गई हैं, तो इट इज समथिंग लाइक दिस ना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि सरफेस पे ग्रेस करना शुरू कर दी, वही लिखा है ना इसके अंदर, तो कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि इसके बाद वो बाहर नहीं निकल रही है सर, ये ऐसे इसकी ना सरफेस पे ही क्या है सर ग्रेजिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये लाइट रेज आकर के स्ट्राइक करी 90 पे स्ट्राइक करी है,
और यहाँ पे बाकायदा गई हैं, उसके बाद फिर इसकी ऐसे ग्रेजिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। और इसको ना किसी दूसरे मीडियम में रख के रखा हुआ है, तो आपसे पूछा है कि इस वाले मीडियम का इंडेक्स क्या होगा। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो जल्दी से जल्दी। चलें फिर जरा कहानी में आगे बढ़ें। अब यहाँ से ऐसा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, जिसका इंडेक्स ये था, व्हेन द प्रिज्म इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है सर। इट इज ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस, फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। और ग्लास का भी इंडेक्स ना 1.5 लेने को मना करा है, सिर्फ म्यू बोल के रखा हुआ है, ठीक है भाई। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही काम हम करेंगे। इसका इंडेक्स म्यू मान लेते हैं और बाहर वाली का इंडेक्स अपन म्यू डैश मान लेते हैं, वही तो म्यू डैश तो निकालना है, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल प्रिज्म था ना, तो दिस एंगल वाज नथिंग बट 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या है कि कायदे में अगर चेक करोगे तो ये भी 60 डिग्री है और ये वाला भी कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जो अंदर एंगल्स है ना, ज़रा मैं उस पर प्यार से काम करूंगा, गौर फरमाएं ज़रा आप इसके ऊपर। तो ये वाला नॉर्मल लाइट रे आकर के स्ट्राइक करिए, तो ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ ना इसको यार, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तुम सिर्फ इस अंदर वाले ट्राइंगल पे जरा फोकस करना, तुम्हें पूरी बात बाकायदा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई क्या है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो भाई एक ट्राइंगल के अंदर एंगल बनता है इन टोटल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। 60 90 150 हो गया, तो 150 के बाद ये जो एंगल हो जाएगा ना सर, वो हो जाएगा 30 डिग्रीज के बराबर का एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा अपन इस पर फोकस करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। देखो भाई ये रहा तुम्हारे पास में नॉर्मल, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या, नॉर्मल। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना, ये अपने पास में रहेगा नॉर्मल। अब देखो होता क्या है ना कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये लाइट रे आकर के स्ट्राइक करी इंसिडेंट रे, तो ये एंगल अपने पास में हो जाएगा सर 60 डिग्री का, ठीक है। अब बाहर इमर्जेंट पे कितना एंगल बन रहा है सर, ये तो इमर्जेंट जो है ना ग्रेस करना शुरू कर दी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अपन को म्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालनी है। तो अपन एक काम करते हैं ना, सुनो, यहाँ पे अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ। तो कहाँ से आ रही है, इक्वल टू कहाँ को जा रही है, तो कहाँ से आ रही है सर, जहाँ से इंडेक्स म्यू है वहां से आ रही हूं। उसके बाद यहाँ पे कितना एंगल पड़ रहा है, तो सर यहाँ पे एंगल पड़ रहा है 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू कहाँ जा रही हो, तो म्यू डैश वाले इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही हूँ। और कितना एंगल बना रही हो, तो सर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल तौर पे अगर चेक किया जाए ना, तो म्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, म्यू टाइम्स साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन 60 कितना होगा सर, √3/2 होगा। तो देयरफॉर ये जो म्यू डैश है ना तुम्हारे पास में, ये म्यू डैश तुम्हारे पास म्यू और साइन 60 इज √3/2, तो √3/2 टाइम्स ऑफ म्यू हो जाएगा। और ये रहेगा तुम्हारे पास में इसका फाइनल आंसर, ठीक है। दिल में बस आके रखना है सवाल के आंसर को और जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको अगले वाले सवाल पर भी तो लेकर के चलना है। यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है, निपटा दिया जाए इसको। अब आपको लेकर के चलते हैं इसके अगले सवाल पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू, ठीक है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन एयर इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेंस नहीं बोला है, सरफेस बोला है, ठीक है। और लाइट रेज आ रही है एयर से डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, थिक लेंस की बात हो रही है यहाँ पे सर, किसकी बात हो रही है सर, थिक लेंस की बात हो रही है। तो समहाउ कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ने वाली है कि ये कॉन्केव सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करने का मसला है ना, पूरा कॉन्केव सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करने का पूरा मसला है ना। तो सबसे पहले तो अपन ये बनाते हैं, चलो उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलेगा क्या? यस सर, बिल्कुल चलेगा। और जैसे कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो दिस इज द डेंसर मीडियम इटसेल्फ, ठीक है, दिस इज द डेंसर मीडियम इटसेल्फ, इसका इंडेक्स है μ1। दिस इज द रेयर मीडियम इटसेल्फ, इसका इंडेक्स है सर कितना, μ2, और ये अपने पास रेयर था μ1 है, ठीक है। अब सवाल के अनुसार क्या है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, क्या बोला गया इसके अंदर कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको हवा में अपन ने प्लेस कर दिया सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को अपन ने प्लेस करके रख दिया है। तो अपन एक काम करते हैं ना, इस ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज द पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, और इसकी दूरी सर कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर दूरी इसकी 60 सेंटीमीटर है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से अगर मेजर किया जाए तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है सर, पीछे जाएगा तो माइनस का 60 सेंटीमीटर ही होने वाला है। उसके बाद अगर चेक करें तो इंडेक्स डेंसर वाले का है 1.5, तो सर बिल्कुल μ2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है सर, 1.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है,
भाई ये कर्वेचर है पीछे की तरफ जाएगा तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, माइनस का 20 सेंटीमीटर होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो गिवन है, नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। इमेज का पोजीशन क्या होगा वो आपको निकालना है, मतलब v आपको निकालना है। नाउ लाइट रेज आर बेसिकली ट्रैवलिंग, देखो लेंस की बात नहीं कर रहा है, लेंस की बात करता तो फिर अपने पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो लेंस फॉर्मूला या तो फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे लेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे ना वो आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को बता भी चुका था। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो सर फॉर्मूला जब रेयरर से डेंसर जाते हैं ना तो फॉर्मूला होता है माइनस म्यू वन बाई यू, बिकॉज ऑब्जेक्ट रखा है रेयरर मीडियम में तो माइनस का म्यू वन बाई यू, और प्लस का होता है सर म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू आजकल चल रही है पॉजिटिव, म्यू वन आजकल चल रही है नेगेटिव, अपॉन नीचे क्या होता है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहाँ रखा तो फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करना, वैल्यूज पुट करो, तो माइनस म्यू वन मतलब एयर से आ रहा है, सवाल में गिवन था ना कि एयर था, यस सर बिल्कुल गिवन था, एयर था ना भाई, हाँ एयर था पहली लाइन में, तो म्यू वन की वैल्यू 1 है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है सर, माइनस के 60 पे रखा है, बहुत बढ़िया, प्लस म्यू टू मतलब 1.5 है, सवाल में गिवन था ना भाई, हाँ गिवन था, और इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो 1.5 माइनस 1 करेंगे 0.5 बचेगा, तो 0.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हेयर बाई माइनस का 20, तो सर माइनस का 20। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 1/60, उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा सर 1.5 ओवर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर माइनस का 1/40, माइनस का कितना हो जाएगा सर 1/40। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? बाकायदा क्लियर है सर, ठीक है। तो 1.5 ओवर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/60 माइनस का 1/40, तो -40 -60 इज बेसिकली माइनस का 100। क्या बोला मैंने? -40 -60 करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, -40 -60 करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में 2400 आ जाएगा, ठीक है। नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा सर 2400 आ जाएगा। अब एक काम अपन कर सकते हैं, बताऊं क्या? ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को निपटा देना, ठीक है। तो जैसे अपन इसको निपटाएंगे तो अपने पास में इवेंचुअली क्या चीज बचने वाली है, जरा गौर करना। तो 1.5 बाई वी, 1.5 बाई वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/24 सेंटीमीटर, माइनस का 1/24 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू करेंगे ना तो माइनस का 24 इंटू 1.5 करेंगे, 24 प्लस 12 36, तो माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर यू, ठीक है। माइनस का 36 सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर द पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा भी आप लोग के दिमाग में बाकायदा पूरा तरीके से क्लियर अप हो चुका है। निपटा दें इसको, यस सर बिल्कुल, इसको यहां से उड़ाया जाए तो ये वाला सवाल भी आपका कर दिया अपन ने, बिल्कुल डन। 15 क्वेश्चन इज आल्सो डन फॉर यू, ठीक है। चलें सर आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। In the given figure, the radius of curvature of a curved face in the plano-convex and the plano-concave lens is 15 सेंटीमीटर each, ठीक है। तो मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है सर कितना 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख देता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नो प्लस माइनस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स जो डेंसर मीडियम का है दैट इज एब्सोल्युटली 1.5 ओनली, ठीक है। उसके बाद फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लेंसेज के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, और लाइट रेज आर बेसिकली कमिंग पैरेलल फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अगर लाइट रेज आ रही है ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट मींस दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसका बेसिक फंडा क्या होता है, देखो लाइट रेज आ रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो आपका जो पहला इनकाउंटर होगा ना वो होगा इस प्लेनो कॉन्वेक्स के साथ, तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट सरफेस, ठीक है। और आपका जो दूसरा इनकाउंटर होगा वो होगा प्लेनो कॉन्केव के साथ, तो दिस बिकम्स योर सेकंड सरफेस, ठीक है। नाउ लॉजिक क्या होता है जरा गौर करते हुए चलना, कि पहले वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जहां पर भी इमेज बना दी वो इमेज काम करेगा इस प्लेनो कॉन्केव के लिए एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर प्लेनो कॉन्केव उसको ऑब्जेक्ट मान करके जहां पर भी इमेज फॉर्म कर देगा वो हो जाएगी अपनी फाइनल इमेज, ठीक है। तो चलिए सर अब जरा अपन पहले फोकस करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स के ऊपर, ठीक है। पहले अपन जरा एक काम करते हैं, फोकस करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स के ऊपर। तो पहले अपन प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ निकाल लें, पहले अपन एक काम करें प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ निकाल लें। तो भाई एक काम करो, सुनो मेरी बात ध्यान देना, तो 1 अपॉन
F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन करेंगे, मतलब क्या है 1.5 माइनस वन करेंगे तो 0.5, ठीक है, म्यू माइनस वन। उसके बाद अपन करेंगे 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। r1 कितना है सर इसका इन्फिनिटी है, तो 1/r1 इज इन्फिनिटी, माइनस करेंगे सर क्या 1/r2, और r2 अपने पास खुद पीछे जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, r2 अपने पास में खुद माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में 1 अपॉन पहले वाले का फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे ना अपन, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो प्लस का अपने पास में कितना आ गया 1/15, तो 1/30 हो जाएगा। तो F1 अपने पास में कितना हो जाएगा सर, प्लस का 30 सेंटीमीटर। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अब जरा अपन काम करते हैं किसके लिए सर, प्लेनो कॉन्केव के लिए भी तो काम करना पड़ेगा, उसका भी तो फोकल लेंथ डिजायर्ड होगा। तो प्लेनो कॉन्केव लॉजिक अपन वही अप्लाई करने वाले हैं, पहले वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जो इमेज बना दी वो दूसरे वाले के लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 1 इसका फोकल लेंथ अपन f2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 तो होगा, तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। यह सब पूरा क्लियर है। तो फिर होगा 1/r1 माइनस होगा 1/r2, इसका r1 जा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। तो माइनस का कितना हो जाएगा सर, 15 सेंटीमीटर था ना, यस सर 15 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो 1/r1 तो माइनस का 1/15 माइनस का 1/r2, तो r2 इज बेसिकली प्लेन सरफेस एंड दैट इज इनफिनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे बात समझ, यस सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड वाला इज, देखो 1/इंफिनिटी 0 निपट गया, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो 1/30। तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो कॉन्केव का है ना सर, वो माइनस का 30 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आप देखें, आप जरा समझें, प्लेनो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो प्लेनो कॉन्केव का फोकल लेंथ है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन करवाता हूं आपको, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है। काट के राइट वाला पार्ट, काट के लेफ्ट वाला पार्ट रखा है इसका अपन ने, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। पहले अपन देखते हैं कि भैया कॉन्वेक्स लेंस ने कहां पर इमेज फॉर्म करी है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। पहले अपन जरा इस पे फोकस कर लें, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका फोकल लेंथ कितना है सर, फोकल लेंथ है इसका प्लस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है सर, माइनस का इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगा वो अपन को निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस का क्या हो जाएगा सर 1/u। आप लोग जानते हैं फोकस पर ही बनने वाली है, इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आ रही है तो, ठीक है। भाई फोकल लेंथ कितना है सर इसका 30 है। इमेज कहाँ बन रही है भाई नहीं पता, -1/इंफिनिटी है, तो माइनस का इन्फिनिटी निपट के वो 0 हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, प्लस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के 30 सेंटीमीटर राइट में, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट, देखो कॉन्वेक्स लेंस की जो प्लेनो कॉन्वेक्स की जो इमेज है ना वो 30 सेंटीमीटर राइट में है, इसका मतलब प्लेनो कॉन्केव के भी 10 सेंटीमीटर राइट में, ठीक है। अब जो प्लेनो कॉन्वेक्स ने इमेज बनाई है दैट इज द ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। तो अब इसकी इमेज 30 सेंटीमीटर राइट, मतलब प्लेनो कॉन्केव के 10 सेंटीमीटर राइट में, ठीक है। तो अपन इसको अब जरा प्लेनो कॉन्केव के रिस्पेक्ट में देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लेनो कॉन्केव लेंस के रिस्पेक्ट में अब जरा अपन कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई थी 30 सेंटीमीटर राइट में, तो वही इमेज जो है वो प्लेनो कॉन्केव के लिए काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। लेफ्ट में होता तो माइनस करता, लेकिन राइट में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फोकल लेंथ तो हम लोग जानते ही हैं कि माइनस का 30 सेंटीमीटर है। अब आप समझें कि इस प्लेनो कॉन्केव ने जो इमेज फॉर्म करी है ना, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेनो कॉन्केव, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेनो कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेनो कॉन्केव लेंस इज द फाइनल इमेज, ठीक है।
प्लेनो कॉनकेव लेंस ने जो इमेज फॉर्म करी है, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं कि इसकी इमेज कहां पर फॉर्म की जा रही है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस का क्या हो जाएगा सर 1/u। नाउ f की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, तो माइनस का 1/30 इज इक्वल टू इमेज कहां बन रही है भाई नहीं पता। u कितना है सर, u तो खुद प्लस का है इस बार, ठीक है। तो ये u अपने पास खुद प्लस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10, माइनस का हो जाएगा सर 1/30। बढ़िया लग रहा है क्या, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/30। तो 30 माइनस 10 करेंगे तो 20, और नीचे अपने पास में कितना आ गया 300, तो अपने पास कितना हो जाएगा 2/30, तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/15। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल इमेज इज 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स RHS, प्लस में मतलब राइट हैंड साइड में, ठीक है, टुवर्ड्स RHS। कौन से लेंस का सर, टुवर्ड्स RHS ऑफ द कॉनकेव लेंस। कौन से लेंस के राइट हैंड साइड में है सर, तो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द कॉनकेव लेंस है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सोल्यूशन बकायदा पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको प्रीवियस वाला स्लाइड चाहिएगा स्क्रीनशॉट के लिए, तो ये लो भाई, यहाँ से अपन ने कहानी को शुरुआत देना स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपना सोल्यूशन जो है वो हो चुका है पूरा डन 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 डन। यस सर, ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर। निपटाते हुए चलते हैं, अब चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 is here for you, ठीक है। A ray PQ is incident normally on the face AB of the triangular prism of refractive index 60 degree made of a transparent material of refractive index 2/√3, ठीक है। Trace the path of the ray as it passes through the prism, also calculate the angle of emergence and the angle of deviation, ठीक है। तो पहले आप एक काम करें, एक दफा इस वाले सवाल का स्क्रीनशॉट लेने तरीके से, ठीक है। डायग्राम पूरा क्लियर है आप लोगों के दिमाग में? यस सर, डायग्राम पूरा क्लियर है हमारे दिमाग में, है ना। चलो देखते हुए चलना। ये अपन ने बना दिया क्या, इसका प्रिज्म बना दिया अपन ने, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म में सवाल में कहा गया है, तो फिर एब्सोल्युटली सर ये जो एंगल है ना 60 डिग्रीज का अपने पास में एंगल है, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर लाइट रे आकर के स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद अपने को पाथ ऑफ रे निकालना है, और 2/√3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2/√3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपने पास में जो μ2 है ना, वो अपने पास में कितना है सर, 2/√3 है अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली होता क्या है कि लाइट रेज जब आकर के स्ट्राइक करेंगी, लाइट रेज जब आकर के ऐसे स्ट्राइक करेंगी ना यहाँ पे कुछ इस तरह, यस सर, लाइट रेज ने यहाँ पे आकर के स्ट्राइक कर लिया। तो आप सब लोग जानते हैं कि हे भाई ये जो एंगल है ना सर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल है सर वो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये 60 था, ये 90 था, तो ये बचा हुआ जो एंगल है वो कितना होगा अपने पास, 180 बनाने के लिए 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का वो 2/√3 बताया जा रहा है। तो अपन पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन प्लॉट करते हैं। चलो एक बढ़िया सा नॉर्मल प्लॉट कर दिया, ठीक है। यस सर, तो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल दैट वी हैव प्लेस, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जो लाइट रेज आ करके स्ट्राइक कर रही है ना, ये जो लाइट रेज आ करके ऐसे स्ट्राइक कर रही है, वो स्ट्राइक कर रही है अपने पास कितने एंगल पे सर, 60 डिग्री के एंगल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है। अब क्या होगा, लाइट रेज कहाँ पे इमर्ज आउट होंगी वो अपन को निकालना है। तो अपन स्नेल्स लॉ खेलना शुरू करते हैं। ये μ2 है और यहाँ बाहर कितना है सर, μ1 है, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विद स्नेल्स लॉ हमें क्या बात समझ में आती है कि μ2, उसके बाद साइन ऑफ कितना एंगल यहाँ पे मार लिया गया है सर, साइन ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, लाइट रेज कहाँ पे जा रही है सर, रेयर में जा रही है, और यहाँ जब बाहर निकलेंगी ना वो एंगल ऑफ इमरजेंसी होता है, ठीक है। जब ई को मैंने लिखा है ना, तो ई इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। ई का मतलब क्या हो जाएगा सर, एंगल ऑफ इमरजेंस। ई का मतलब क्या हो जाएगा सर, ई का मतलब हो जाएगा एंगल ऑफ द इमरजेंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। μ2 की वैल्यू कितनी है सर, 2/√3। μ2 की वैल्यू कितनी है सर, 2/√3। और साइन 60 कितना है, तो साइन 60 होता है √3/2। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। μ1 और उसके बाद μ1 तो चल ठीक है, एयर ही है ना, तो अगर एयर है तो μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसके बाद साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है भाई। ये कट पीट गया तो अपने पास साइन ही कितना बचेगा, 1 के बराबर। अरे वाह वाह वाह,
साइन ई कितना बचा, 1 के बराबर, और 1 कब आता है सर, साइन 90 पे आता है। इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है ना वो अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो देयरफॉर लाइट रेज विल इमर्ज आउट लाइक दिस। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो लाइट रेज विल बी इमर्जिंग आउट लाइक दिस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है तरीके से, ठीक है। तो लाइट रेज सर क्या है, ऐसे इमर्ज आउट कर रही होंगी, और बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये इसका पाथ हो जाएगा, लाइट रेज के निकलने का जो पाथ है ना सर वो ऐसा हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो दिस इज इन पर्टिकुलर इमर्जेंट रे। मैं इसको लिख दूं एक बार तरीके से, ये जो मैंने यहाँ पे रे बना के रखा है ना, दिस इज एन इमर्जेंट रे। ये हमारे पास में क्या है सर, इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो जल्दी से आप इस पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले ठीक सटीक सवाल के ऊपर। हो गया? पूरा फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन है सर। निपटा दें इसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अ कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ है f2। नाउ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट में रखा है तो फिर सेपरेशन डिस्टेंस का मसला यहां पर नहीं आने वाला है। तो कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है सर, f1 इसका अपन फोकल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो इट इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, ठीक है। एकदम कॉन्टैक्ट में रख दिया है इसको टू द कॉन्केव लेंस, एकदम कॉन्टैक्ट में रख दिया है इसको टू अ कॉन्केव लेंस, एकदम कॉन्टैक्ट में रख दिया है इसको टू अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब इस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना है सर, इस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ है f2। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है। क्या पूछा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें f को लिख देता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। f is going to be the focal length of the combination। अब जब लेंसेज इतने पास पास में प्लेस्ड होते हैं ना भाई, जब लेंसेज इतने पास पास में प्लेस्ड होते हैं ना, तो होता क्या है कि जो टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन है ये हो जाएगा P1 प्लस P2। बोलो हाँ कि ना, ठीक है, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो मैंने P लिख करके रखा है ना, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। जैसे छोटा वाला f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, वैसे p इज द पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, वैसे ही p इज द पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास में क्या हो जाएगा, p का मतलब होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू p1 का मतलब क्या हो जाएगा सर, p1 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन पहले वाले का फोकल लेंथ, और p2 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन भाई दूसरे वाले का फोकल लेंथ। मैं आपको बता दूं दूसरे वाले का फोकल लेंथ माइनस में होगा, ठीक है। क्यों माइनस में होगा, बिकॉज कॉन्केव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो अपने पास 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना हो जाएगा 1 अपॉन f1 माइनस में कितना हो जाएगा सर 1 अपॉन f2, ठीक है। तो 1 अपॉन f को अपन कैसे लिख देंगे सर, f2 माइनस का f1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा सर f1 f2, ठीक है। तो देयरफॉर जब मुझे फोकल लेंथ चाहिए होगा पूरे कॉम्बिनेशन का, तो मेरे पास फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा सर, f1 f2 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा सर f2 माइनस का क्या हो जाएगा सर f1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, यहां तक का मसला पूरा शानदार जानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये रहेगा आपका डिटेल्ड आंसर। उसके बाद फिर आपको लेकर के चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। पूरा फंडा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा का पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर। A ray of light incident on an equilateral glass prism moves parallel to the baseline। moves parallel to the baseline का मतलब होता है कि यहां पर हो रहा है सर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अगर इट इज मूविंग पैरेलल टू द बेसलाइन, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है। नाउ फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे, ठीक है। चलिए सर, तो पहली बात तो भाई ये रहेगा अपने पास में प्रिज्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लाइट रेज आएंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो ये लाइट रे आकर के स्ट्राइक कर गई, उसके बाद दे आर बेसिकली मूविंग पैरेलल टू द प्रिज्म, उसके बाद फिर कहीं निकल जाएगी, उससे अपने को फिलहाल तो मतलब ऐसा है नहीं, कहीं भी निकलने दो भैया, निकलो बस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर कि यहाँ पे अपन प्लॉट कर देंगे पहले बकायदा एक नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर अपन प्लॉट कर देंगे पहले बकायदा क्या सर, एक नॉर्मल प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ पे नॉर्मल को प्लॉट किया ना,
जैसे अपन ने यहाँ पे नॉर्मल को प्लॉट किया ना, तो क्या हो रहा है कि अब एक बात समझें आप, ये अपने पास इक्विलेटरल प्रिज्म था, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इटसेल्फ इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इटसेल्फ इज 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब लाइट रेज आकर के ऐसे स्ट्राइक करी, ऐसे स्ट्राइक करी, लाइट रेज ऐसे निकल गई, फिर लाइट रेज ऐसे निकल गई, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है, ये तो इंसिडेंट रे था, अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो तो नहीं पता, तो आई की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप चेक करें ना, तो दिस एंगल इज बेसिकली 30 डिग्रीज, बोलो हाँ कि ना, बिकॉज अगर इट इज मूविंग पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म ना, तो ये वाला एंगल अपने पास कितना है, 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में, 30 बचेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपल तौर से आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो लाइट रेस कहां से आ रही है सर, μ1 से आ रही है। उसके बाद कुछ अपने को इंडेक्स वगैरह गिवन है क्या यहाँ पे, अच्छा ग्लास का इंडेक्स गिवन है एज √3, ग्लास का इंडेक्स गिवन है अपने को, ठीक है। μ2 मतलब ग्लास का इंडेक्स √3, और एयर से आ रही है क्या लाइट रेस, चेक करें, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म पे स्ट्राइक करें, ठीक है, एयर से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो μ1 अपने पास में कितना हो जाएगा, साइन आई, तो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2, उसके बाद साइन एंड दिस इज द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो μ1 की वैल्यू 1 है, उसके बाद साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 मतलब म्यू ग्लास इज √3, और उसके बाद साइन 30 इज बेसिकली 1/2, तो साइन आई इज बेसिकली इक्वल टू √3/2, और मैं आपको बता दूं √3/2 कब आता है सर, √3/2 आता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने पास में 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन सर, निपटा दें इसको, बिल्कुल निपटाते हैं। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू, एक बार जरा देख लो, फिर उसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यस सर पूरा क्लियर है। तो स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस जो कि यहाँ पे गिवन ही है, इंडेक्स है 1.5, प्लेस्ड इन एयर, ओके सर। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म करना है, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लाइट रेज यहाँ पे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे ना, वो फॉर्मूला क्या होने वाला है जरा गौर करना। लाइट रेज ट्रैवल कर रही है रेयर से, तो माइनस का μ1/u, फिर रेप्लिका माइनस का μ2/v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन क्या हो जाएगा सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होगा, सारी वैल्यूज को पुट करो, ठीक है। तो माइनस एयर से आ रहा है, अच्छा u कितना है सर, u सेंटर से नहीं निकालते हैं, ध्यान रखना, ये सरफेस है, तो गलती मत करना, सेंटर से o का डिस्टेंस मत निकालना, वो नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये p से रहेगा अपने पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो माइनस का 30 प्लस भाई μ2 की वैल्यू चल 1.5 है, लेकिन इमेज कहाँ बनेगी वही तो निकालना है। उसके बाद μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, आर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस का 20, ठीक है। तो 1/30 प्लस का 1.5/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, ऐसे यहां तक का मसला पूरा क्लियर है। तो 1.5/v इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 1/40 माइनस कर देंगे अपन क्या, 1/30, ठीक है। तो 1/40 माइनस कर देंगे अपन 1/30, तो 30 माइनस 40 करेंगे तो माइनस का 10, और सही करें ना अपन, बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 1200 हो जाएगा। तो अपने पास इवेंचुअली कितना हो जाएगा, 1.5/v और इक्वल टू माइनस का 120 नीचे आ जाएगा, तो v अपने पास में कितना हो जाएगा सर, माइनस का 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने पास में सर v इवेंचुअली कितना हो जाएगा, माइनस का 180 सेंटीमीटर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, तो बस बहुत बढ़िया। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 भी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल का सोल्यूशन बाकायदा समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें
आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।